हम लोग देश की विधायी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे और देश की विधायी प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए आपसे कहा गया था कि केवल दो बातें हैं, चाहे वित्त विधेयक है चाहे धन विधेयक है। ये दो विधेयक ही ऐसे हैं जिनके बारे में ये प्रतिबंध है कि ये लोकसभा में ही प्रस्तुत होंगे और बाकी सारे विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित हो जाएंगे। इसके कारण इन पर भी चर्चा की थी हम लोगों ने। अब सवाल यह है कि धन विधेयक इसके पारित करने की जो प्रक्रिया है ये क्या है? ये विशेष प्रक्रिया है और केवल धन विधेयक के संबंध में है। वित्त विधेयक के संबंध में ये प्रक्रिया नहीं है। वित्त विधेयक सामान्य विधेयक की तरह ही पारित होगा। इसके संबंध में हम लोगों ने विस्तार से बात की। केवल धन विधेयक, इसके संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है और इसीलिए धन विधेयक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केवल और केवल धन विधेयक जिसके बारे में विशेष प्रक्रिया, बाकी वित्त विधेयक के संबंध में भी पारित करने की प्रक्रिया सामान्य विधायी प्रक्रिया से बिल्कुल अलग नहीं है। पारित करने के संबंध में वित्त विधेयक और सामान्य विधेयकों में कोई फर्क नहीं, केवल इनिशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क है। और वो क्यों है, इस पर बात की थी हम लोगों ने कि उसे रखना जरूरी है। अन्यथा ये जो फ्रेमर्स की भावना रही है कि देश का वित्तीय प्रबंधन उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो जनता से प्रत्यक्ष चुनकर आए हैं, उसके साथ धोखा यह भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम ये नहीं कहेंगे कि वित्त विधेयक भी केवल और केवल लोकसभा इसी में आएगा, तो राज्यसभा क्या कर सकती है कि वे सारी बातें जो किसी विधेयक को धन विधेयक बनाती हैं, वे सारी बातें एक विधेयक में शामिल कर लेंगे और बस एक आध कोई और बात उसमें शामिल कर लेंगे, फिर वो धन विधेयक बचेगा ही नहीं, वित्त विधेयक हो जाएगा। और इस रूप में ये जो फ्रेमवर्क की भावना रही है कि देश का वित्तीय प्रबंधन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित लोगों के हाथ में होना चाहिए, इसके साथ फ्रॉड ये किया जा सकता है, इसको निवारित करने के लिए किया जाएगा ये नहीं कहा फ्रेमवर्क ने, लेकिन एक संभावना वो तो ये हो ही सकती है। और अगर ये संभावना हो सकती तो इस संभावना के निराकरण के लिए उपबंध होने चाहिए। इसीलिए वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों लोकसभा में आएंगे, ऐसी बात कही गई है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा धन विधेयक इसकी एक बात सिर्फ इसलिए ले ले ताकि सामान्य विधेयक राज्यसभा की चर्चा से बचाया जा सके। यानी यह भी तो हो सकता है कि लोकसभा ऐसा विधेयक पारित करे जिसमें सिर्फ एक बात धन विधेयक से संबंधित इसलिए शामिल कर दी जाए ताकि उसको वित्त विधेयक ये रूप मिल सके और फिर राज्यसभा की अधिकारिता उससे खत्म हो जाए, राज्यसभा उस पर चर्चा ही न कर पाए और जिस रूप में लोकसभा चाहे उस रूप में पारित हो जाए। ऐसा न हो पाए क्योंकि विश्वास न राज्यसभा पर हो सकता है न लोकसभा पर। इसलिए फ्रेमवर्क ने ऐसी व्यवस्था की कि ऐसा भी न हो कि राज्यसभा रिवाइजिंग चैम्बर के रूप में उन बातों पर विचार करने से वंचित हो जाए जिनका संबंध देश के वित्तीय प्रबंधन के अतिरिक्त देश की राज्य व्यवस्था और उसके प्रबंधन से हो। इस ऐसी स्थिति भी न बने, इसलिए हम लोगों ने देखा था, विस्तार से इस पर बात की थी पिछले लेक्चर में, कि वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों के संबंध में यह बात तो रखी गई कि राज्यसभा में इनिशिएट नहीं होंगे, लोकसभा में ही इनिशिएट होंगे। लेकिन वित्त विधेयक इसके संबंध में सामान्य विधायी प्रक्रिया से अलग कोई प्रक्रिया विनियमित नहीं की गई, जबकि धन विधेयक के संबंध में की गई। धन विधेयक के संबंध में 109 विशेष प्रक्रिया इसे विनियमित करता है, रेगुलराइज करता है।
और 109 में पहला जो उन्होंने लिखा कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। और यही बात आपको अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में लिखी मिलेगी। लेकिन धन विधेयक चूंकि उसके संबंध में अनुच्छेद 109 स्वतंत्र रूप से रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए धन विधेयक के संबंध में सारी बातें यहीं आ गई। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। और एक चीज खूब ध्यान में ले लें, वेदर इट इज द मनी बिल, फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, सब पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के पार्ट भी हैं। जब हम अनुच्छेद 111 देखेंगे तो राष्ट्रपति सभी विधायी प्रस्तावों पर, वेदर इट इज द मनी बिल, फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रपोजल, कुछ भी हो, वो कानूनी स्वरूप तभी ग्रहण करेगा जब राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। तो राष्ट्रपति को बचाया नहीं गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर हम लोग देखेंगे मियर फॉर्मेलिटी जैसे लगेंगे। हमने जैसे शब्दों का उपयोग किया है जानबूझकर, कि वो मियर फॉर्मेलिटी है, ऐसा नहीं है। मियर फॉर्मेलिटी जैसा है ये जरूर कह सकते हैं, बात करेंगे। लेकिन मनी बिल, इसके पारित करने की विशेष प्रक्रिया क्या कह रहा है? एक तो राज्यसभा में ही आएगा, और सब्सेक्शन 2 कहता है जिस डेट में लोकसभा द्वारा इसे पारित किया जाएगा उसके उपरांत राज्यसभा को भेजा जाएगा। लेकिन राज्यसभा के ऊपर बाउंडेशन है कि विधेयक की प्राप्ति के 14 दिन के भीतर वह अपना संपूर्ण विचार विमर्श उस पर कंप्लीट करे। और देखिए, राज्यसभा रिवाइजिंग चैम्बर है, उस पर अविश्वास करने का कोई कारण भी नहीं है। ये ठीक है कि अपर हैंड लोकसभा का होना चाहिए, लेकिन अगर राज्यसभा कुछ अच्छा कह रही है तो मान लेने में बुराई क्या है? मान लेने में तो कोई बुराई नहीं हो सकती। इसलिए फ्रेमवर्क ने व्यवस्था की, एक खूबसूरत संतुलन आपको दिखाई देगा लोकतांत्रिक भावना में और आवश्यकता के बीच। कहा? अनुच्छेद 109 सबसेक्शन 2 में लोकतांत्रिक स्पिरिट, डेमोक्रेटिक स्पिरिट इसकी मांग करती है कि क्या होना चाहिए? देश का वित्तीय प्रबंधन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित लोगों के हाथ में होना चाहिए, तो दिया लोकसभा, इसी में आएगा। लेकिन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोगों के ध्यान में अगर कोई बात छूट गई है और राज्यसभा में बैठे लोगों के ध्यान में आ सकती है, तो भेजा क्यों ना जाए चर्चा के लिए? हाँ ठीक है, अपर हैंड उनका रहेगा। अगर राज्यसभा कोई सिफारिश करती है और वो स्वीकार करने योग्य है और लोकसभा उससे सहमत हो जाती है, तो बुराई क्या है? इसलिए 109 सबसेक्शन 2 में आवश्यकता यानी एक्सपीडियंसी जिसे कहते हैं, समीचीनता जिसे कहते हैं, और डेमोक्रेटिक स्पिरिट, इसके बीच एक खूबसूरत संतुलन ये आपको दिखाई देता है। और कहते हैं कि लोकसभा इसे पारित करेगी और फिर राज्यसभा को भेजेगी, और राज्यसभा विद इन 14 डेज प्राप्ति की तारीख से, क्योंकि देश की वित्तीय जरूरतों से संबंधित मामला है, इसलिए अनलिमिटेड टाइम नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा सकेगी, और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी यकीनी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। ठीक है, अगर सिफारिश स्वीकार करने लायक है तो क्यों ना हो स्वीकार, क्योंकि हमने बार बार कहा सवाल नाक का नहीं होता। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात कर रहे हैं, यहां नाक का सवाल नहीं है, यहां जरूरत का सवाल है। जो आवश्यक है वो करेंगे। जुडिशियल जो कामकाज है इसमें एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसलिए मना किया। बाकी कोई एग्जीक्यूटिव छोटी है जुडिशरी से इसलिए थोड़ी ना,
जुडिशियल हस्तक्षेप एग्जीक्यूटिव के काम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास एक्सपर्टाइज होती है। सड़क बनेगी, इंजीनियर बता पाएगा कैसे बनेगी, और इंजीनियर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास, जुडिशरी के पास नहीं। जज साहब नहीं बता सकते कि कितना इसमें तारकोल मिलना चाहिए और कितना क्या होना चाहिए। तो जो काम जिसके द्वारा बेहतर तरीके से हो सकता है उसी को वो काम दिए गए। कोई नाक की बात नहीं, आवश्यकता की बात है। तो सीधी बात, राज्यसभा अपनी सिफारिशों सहित विद इन 14 डेज एक रीजनेबल लिमिटेशन टाइम की रखी गई, उसमें वापस करेगी लोकसभा। और लोकसभा राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत हो सकती, असहमत हो सकती। यदि सहमत है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर असहमत है तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट ये मांग करती है कि लोकसभा इसको अपर हैंड में होना चाहिए, क्योंकि जनता ने प्रत्यक्ष निर्वाचन उन्हीं का किया है, और वो देश का वित्तीय प्रबंधन जिस ढंग से करना चाहते हैं उसी ढंग से होना चाहिए, विद इन द लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यह हक भी, चाहे वेदर इट इज राज्यसभा और लोकसभा, दोनों को हक किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं, न लेजिस्लेचर, न जुडिशियरी, न एग्जीक्यूटिव। क्योंकि आप जिससे हक प्राप्त कर रहे हैं उससे ऊपर आप नहीं हो सकते। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। और वो ये कह रहा है कि ठीक है, अपर हैंड लोकसभा का होगा। आप सब सेक्शन 3 कहें देखें, कहता है यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। स्वीकार कर ले। लेकिन यदि अस्वीकार करती है तब की स्थिति, तो आपका 109 सबसेक्शन 4, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया। अपर हैंड लोकसभा का रहेगा। और ये केवल धन विधेयक के संबंध में है, इवन ये वित्त विधेयक के संबंध में भी नहीं है। और आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक का अंतर क्लियर किया जा चुका है। धन विधेयक कौन सा? जो 110 में डिफाइंड है, बस केवल उतना। और 110 सबसेक्शन 1 बताएगा का, खा, गा, घा, सबसेक्शन तो उसमें वो ये बता रहा है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। अगर 110 की डेफिनेशन में आ रहा तो धन विधेयक है, लेकिन 110 में बताई गई चीजें मौजूद है और उसमें कुछ और बातें भी मौजूद है, अब वो धन विधेयक नहीं वित्त विधेयक है। तो दोनों में फर्क है। केवल विशेष व्यवस्था धन विधेयक के संबंध में, और कोई विधेयक विशेष प्रकार से पारित नहीं किया जाता। और उसके संबंध में विशेष प्रक्रिया क्यों, इसके संबंध में आपसे विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। आपका कहता है आगे, यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित उक्त विधेयक 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता, यानी कानून जब बनता है तो कंप्लीट बनता है। किसी भी बात के लिए, किसी भी संभावना के लिए उसमें जगह नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि आप टैक्टिस अपना सकते हैं। राज्यसभा को मालूम कि हमारी सिफारिश स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे मीनिंग देयर बाय अगर सहमत नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। तो राज्यसभा यह भी कर सकते कि 14 डेज से लेट भेजें। भाई हमने कहा 14 डेज में भेजो। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें आपसे कही जा रही है। मान कौन रहा? मान कौन रहा मीनिंग देयर बाय अगर न माने तो व्यवस्था तो उसके लिए भी बनानी पड़ेगी। तो बनाई कि अगर विद इन 14 डेज राज्यसभा वापस नहीं करती तो भी उसे जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया था उस रूप में वो पारित मान लिया जाएगा। कहता है यदि लोकसभा द्वारा पारित
और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था। यानी एक कंप्लीट प्रोसीजर धन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 109 में दिया गया। अब जब एक ऐसा विधेयक जिसके संबंध में विशेष प्रक्रिया ये फ्रेमर्स के द्वारा रखी गई तो उस विधेयक के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट कर देना पड़ेगा ताकि उसके संबंध में कोई संदेह बकाया न रहे, क्योंकि आखिर फ्रेमर्स राज्यसभा को विधायी कामकाज के संबंध में लोकसभा के समान ताकतें देना चाहते थे। तो इसलिए हमें कोई अर्थान्वयन इस प्रकार का नहीं करना चाहिए जिसमें विधायी कामकाज में जहां पर फ्रेमर्स नहीं चाहते वहां राज्यसभा का प्राधिकार कम हो जाए। इसलिए चूंकि राज्यसभा का प्राधिकार धन विधेयक के संबंध में कम है और वो भी ड्यू टू डेमोक्रेटिक स्पिरिट, दैट इज व्हाई it is our legal and moral duty also that we must define the term money bill। हमें वित्त विधेयक को डिफाइन करना ही होगा, धन विधेयक को डिफाइन करना ही होगा। तो धन विधेयक डिफाइन कर रहा है कि क्या है धन विधेयक। सबसे पहले उसने कहा कि टैक्स के एबॉलिशन के संबंध में, ठीक है, आपका कहता है किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, द इंपोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन। इंपोजिशन यानी लागू करना, एबॉलिशन खत्म करना, रेमिशन घटाना, दर घटाना, अल्टरेशन परिवर्तन करना। रेमिशन सिर्फ घटाना है, अल्टरेशन मीनिंग देयर परिवर्तन, घटाना बढ़ाना दोनों। अब क्योंकि रेमिशन आ गया अलग से तो अल्टरेशन का मतलब बढ़ाना, यही लेंगे, अदरवाइज अल्टरेशन इसमें रेमिशन शामिल है, ठीक है ना। एंड रेगुलेशन, ठीक है, विनियमितीकरण यानी फार्म छपेगा, फार्म दिया जाएगा, उस पर यानी कैसे वसूला जाए उसका रेगुलराइजेशन। इसके लिए अगर कोई टैक्स आता है तो सॉरी इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट लाया जाता है देन दैट विल बी मनी बिल, ठीक है, वो मनी बिल है। यहां से एक बात तय हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स गवर्नमेंट अपने मन से नहीं लगा सकती, और जब गवर्नमेंट के संबंध में अपने मन से इन शब्दों का उपयोग किया जाता है तो हमेशा ठीक यह माना जाता है कि कहा यह जाए कि सरकार अपनी कार्यपालिकीय शक्ति में कोई टैक्स नहीं लगा सकती। सरकार को यदि टैक्स लगाना है तो उसे विधायिका के द्वारा एक विधायी प्रस्ताव लोकसभा में रखकर उसे पारित कराना पड़ेगा धन विधेयक की प्रक्रिया से, तभी लगाया जा सकता है। और लगाया ही नहीं, वसूला भी तभी जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 265 वो कहता कोई भी टैक्स लगाया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा, दोनों बातें, लगाना और कलेक्ट करना, ये कानून के माध्यम से होगा। अब तीन बातें आ गई। अगर कोई टैक्स गवर्नमेंट वसूलना चाहती है तो सबसे पहले वो कानून के माध्यम से लगा हो, पहली चीज। दूसरी चीज, वही वसूला जा सकता है जिसे कानून के माध्यम से वसूलने का हक मिला हो, और उसी तरह वसूला जा सकता है जिस तरह वसूलने का हक कानून देता हो। वो सब कुछ जो विधायिका से पास हो जाएगा कानून नहीं है, ठीक है, सिर्फ वही कानून है जो विधायिका से पास भी है और विद इन द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है।
यानी अगर कोई टैक्स लगा और उस टैक्स को लगाने का जो विधायी हक है वो संविधान की 7वीं अनुसूची उसमें वर्णित विषय जो संघ सूची में दिए हैं या जो संवर्ती सूची में दिए हैं उनमें शामिल नहीं है, तो केंद्रीय विधायिका को उस पर कानून बनाने का हक ही नहीं है। आपने बना दिया, ठीक है ना, तो वो कानून कैसा है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कानूनी नहीं है, और जब कानूनी नहीं है तो उस पर टैक्स का लगाने का हक आपको मिला है तो आप नहीं लगा सकते। कानून से लगा सकते हैं, कानून से लगा सकते हैं, छोटी बात नहीं है। कानून से लगा सकते हैं, मीनिंग देयर बाय कानून होना चाहिए, मीनिंग देयर बाय दैट शुड नॉट बी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट एंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये उसमें नहीं होना चाहिए, तभी वो कानून है, अन्यथा नहीं है। दूसरा, लगाना और वसूलना दोनों कानून के मुताबिक होना चाहिए। चलिए कानून से लगाया आपने, लेकिन वसूल आप गैर कानूनी तरीके से रहे, जिसे वसूलने का हक दिया गया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है कि अतिक्रमण हटाना गलत नहीं है, बट यू मस्ट रिमूव दैट इंक्रोचमेंट एज पर नॉर्म्स ऑफ द लॉ। कानून के मुताबिक हटाइए, अतिक्रमण है, नोटिस दीजिए, हटाने का अवसर दीजिए, ठीक है, जो कानून की प्रक्रिया है उसी से हटाएंगे। तो टैक्स इंपोज हुआ तो किसी भी ढंग से थोड़ी वसूल लोगे भाई, डकैतों की तरह आओ और घुस जाओ घर में और कहो हम टैक्स वसूल रहे। ठीक, टैक्स वसूल है, आपको हक है, कानून के माध्यम से लगा, बट रियलाइजेशन ऑफ दैट टैक्स विल आल्सो बी गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो कानून के मुताबिक टैक्स लगाने का हक ये होता है, और कानून के मुताबिक टैक्स लगाने के लिए या टैक्स को वसूलने के लिए या टैक्स की दरों में परिवर्तन के लिए कोई भी विधायी प्रस्ताव अगर लाया जाएगा तो वो कैसे समझा जाएगा? धन विधेयक। उसे धन विधेयक समझने की जरूरत क्यों है? इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की आय का मुख्य स्रोत ये टैक्स ही है, ठीक है ना। उसकी आय का प्रमुख स्रोत टैक्स। यद्यपि उसके आय के स्रोत जुर्माने, फीस, उधार लेना ये भी है, लेकिन जुर्माने इंपोज करने के संबंध में दांडिक न्याय प्रशासन के सिद्धांत काम करेंगे, और दांडिक न्याय प्रशासन के सिद्धांत कहेंगे जुर्माने पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखकर लगाए जाएंगे। वे अमर्यादित हो सकते हैं किंतु अत्यधिक नहीं, ठीक है ना। और फिर सब अपराध थोड़ी करेंगे, अरे जुर्माना किस पे लगाओगे? जो अपराध करेंगे, और अपराध करने के बाद भी जिनका अपराध युक्त संदेहों के परे साबित हो पाएगा। अरे बहुत सारे अपराधी जिनके बारे में कहते हैं सबूत के अभाव छोड़ना पड़ रहा, तो न्यायालय ये थोड़ी कर तुमने अपराध नहीं किया, दोष मुक्त तो थोड़ा ही हो रहा है, सबूत के अभाव छोड़ना पड़ रहा है, संदेह का लाभ देना पड़ रहा है। संदेह का लाभ, इसका मतलब यह है कि न्यायालय यह भी मान रहा है दोषी हो भी सकते हैं, लेकिन चूंकि घरों में भी हम किसी की पिटाई तब तक नहीं करते जब तक उसका दोष क्लियरली हमारे सामने ना आ जाए। तो युक्त संदेहों के परे साबित नहीं हुआ, संदेह का लाभ दे रहे हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप दोषी नहीं हो। तो जुर्माने ये सरकार की आय के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी बात है। उधार लेना कोई अच्छी बात नहीं, न व्यक्तिगत जीवन में न सरकारी स्तर पर। तो मुख्य स्रोत तो टैक्स ही है। अगर टैक्स को धन विधेयक की परिभाषा में नहीं रखेंगे तो सरकार का वित्तीय कामकाज चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए धन विधेयक इसकी डेफिनेशन में है टैक्स और
दूसरी चीज, टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट तो जो रेट ऑफ टैक्स होगा उससे गवर्नमेंट की लोकप्रियता ये तय होगी। गवर्नमेंट की लोकप्रियता पर जबरदस्त असर आ सकता है टैक्स का। और राज्यसभा, उसमें हो सकता है दूसरी पार्टी का बहुमत हो। अगर टैक्स को हम मनी बिल नहीं मानेंगे तो राज्यसभा वो तो टैक्स के रेट को ही बढ़ा देगी इतना ज्यादा ताकि गवर्नमेंट अलोकप्रिय हो जाए। भाई इस समय मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां कांग्रेस बैठी है, तो वो तो कहेंगे अगर टैक्स को धन विधेयक न माने तो वो तो रेट ऑफ उतना इतना बढ़ा देंगे कि मालूम पड़ा जनता के बीच तो गवर्नमेंट अलोकप्रिय हो जाएगी। अब आप कहेंगे ज्वाइंट सेशन बुला के वो पारित कर, एक हेक्टिक एक्सरसाइज, ये तो तय हो ही जाएगा। क्यों हो ऐसा? इसलिए टैक्स को आपका धन विधेयक की डेफिनेशन में रखा गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। सरकार, हमने कहा, हमने आपसे कई बार चर्चा की कि आखिर रावण गलत आदमी क्यों है, वो अधर्म पर क्यों माना जा रहा है आर्य ग्रंथों में। विभीषण को गलत क्यों नहीं कह रहे आर्य ग्रंथ? ये बेवकूफ गलत कहते हैं विभीषण को, गलत आर्य ग्रंथ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि रावण देश के संसाधनों का व्यक्तिगत उपयोग कर रहा है। वो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की संतुष्टि के लिए देश के संसाधनों का उपयोग कर रहा है। राजा राज्य के लिए होता है, राज्य राजा के लिए नहीं होता। और आपके मनोभावों का बड़ा महत्व है। आप किस मनोभाव से काम कर रहे हैं, कानून की दुनिया में तो कम से कम इसी का महत्व है और आम समाज में भी इसी का महत्व है। ठीक है, आम समाज, कानून तो यह कहता है आपने मार डाला आदमी को, सैनिक भी तो मारता है, हत्यारा भी मारता है। बात तो भाव की है, बात तो उद्देश्य की है। ठीक है ना? तो सवाल यह है, जैसे रावण जैसे अहंकारी, वो भी कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और एक ऋषि भी कहता मैं ही ब्रह्म हूं। फिर फर्क क्या है? फर्क भाव का है। रावण व्यक्तिगत प्रतिष्ठा इसे सामने लाने के लिए कहता मैं ही ब्रह्म भी हूं, मैं ही सब कुछ हूं। और ऋषि जब कहता मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अर्थात हम ब्रह्म के ही भाग हैं, हम ब्रह्म से अलग नहीं है। वो अपनी व्यक्तिगत सत्ता को हटाता है इस स्टेटमेंट से, और रावण जैसे लोग अपनी व्यक्तिगत सत्ता को दिखाते हैं इस स्टेटमेंट से। भाव का फर्क है, सेंटेंस एक ही होता है, भाव अलग कर देता है। हमने सुबह भी कहा था कि शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो जरूरी तो नहीं। कहां है असर? बाकी लोगों के जिन्होंने मस्जिद में खुदा को सजदे किए उनमें असर है, आप में क्यों नहीं है? क्योंकि आपका सजदा है ही नहीं। आप सिर्फ सिर झुका रहे हो, जबकि सजदा झुकने का नाम है। तो गवर्नमेंट ये देश के संसाधनों के साथ जैसा चाहे व्यवहार नहीं कर सकती। गवर्नमेंट देश के लिए है, देश गवर्नमेंट के लिए नहीं है। इसलिए अगर कोई वित्तीय बाध्यताएं हैं गवर्नमेंट स्वीकार कर रही है तो उस पॉपुलर चेंबर की राय जरूर आनी चाहिए, जो पॉपुलर चेंबर जनता से निर्वाचित होकर आया है। हाँ, ये ठीक है कि राज्यसभा इसे बहुत हक नहीं मिलना चाहिए। कारण यह है कि देश के सामने आपात स्थितियां हो सकती हैं और उन आपात स्थितियों से निपटने का जो काम है वो गवर्नमेंट का ही है। इसलिए पॉपुलर चेंबर की राय जरूर होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा प्रतिबंधित क्षेत्र का या प्रतिबंधित अधिकार का इस संबंध में इस्तेमाल करे, व्यवस्था यही होनी चाहिए और यही व्यवस्था है। उधार गवर्नमेंट अगर लेती है, या जैसे कोई बैंक दिवालिया होने लगी,
अब उसके कर्मचारियों का भविष्य है, सारी चीजें, तो गवर्नमेंट अपने ऊपर वित्तीय बाध्यताएं लेती है। तो ऐसी कोई विधायी, ठीक है, स्थिति जिसमें गवर्नमेंट अपने ऊपर या तो वित्तीय बाध्यता स्वीकार कर रही है और या फिर उधार लेना चाहती है, ठीक है ना, कहता है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने, यानी कोई गारंटी दे रही गवर्नमेंट कि भाई ये करेंगे नहीं तो हम करेंगे, और काउंटर गारंटी जैसे एलआईसी, हमने आपको उदाहरण दिए थे कि एलआईसी की 12 कंपनियों को उन्होंने लाइसेंस दिया है, लाइसेंस के लिए उन्होंने फीस ली है और फिर उनकी काउंटर गारंटी है, ठीक है ना। तो भारत सरकार कोई प्रत्याभूति लेने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं भी वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का अगर संशोधन भी है तो भी वो क्या माना जाएगा, मनी बिल। इस पर पॉपुलर चैंबर की राय यही होनी चाहिए। इसमें राज्यसभा का प्राधिकार नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं, क्योंकि अच्छी राय उनकी भी हो सकती है, लेकिन अपर हैंड लोकसभा का होना चाहिए, इसलिए यहां पर रखा। तीसरा, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में जमा करना या उसमें से धन निकालना, यह भी मनी बिल माना जाएगा, ठीक है। आपका कहता है कि द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। फिर कामा लेता है द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम एनी सच फंड। इनमें से भारत की जो आकस्मिकता निधि है, भारत की जो संचित निधि है, इनमें से किसी में धन जमा करना हो, किसी में से धन निकालना हो, ठीक है, या इनकी अभिरक्षा, इनकी कस्टडी किसी को देनी हो, तो उसके संबंध में जो बिल आएगा वो मनी बिल माना जाएगा। और कस्टडी भारत की संचित निधि फाइनेंस सेक्रेटरी के पास होती है, क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी राष्ट्रपति के अधीनस्थ यही माने जाएंगे, ठीक है, और वो गवर्नमेंट के ही हाथ में है ऐसा माना जाएगा। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यही तो मुख्य स्रोत है। आपसे बात हुई थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, वहीं से तो गवर्नमेंट लेती है सारे पैसे। कब पैसे मिलेंगे कंसोलिडेटेड फंड से, ये अभी देखेंगे। ये 112 बताएगा, 112, ठीक है, बजट प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है, तब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ निकल कर आएगा, ऐसे नहीं निकलेगा, लेकिन वो मनी बिल होगा। अगर उसमें तो कुछ निकालना चाहते हैं, उसमें कुछ जमा करना चाहते हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कुछ जमा करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, या उसकी अभिरक्षा किसी को देना चाहते हैं। आगे कहता है भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, ठीक है, द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज। विनियोग ये तय करता है कि इतना पैसा लिया जाएगा, सिर्फ इतना। निकालना फिजिकल रियलाइजेशन है, ठीक है, निकालना पैसा फिजिकल रियलाइजेशन है, और एप्रोप्रिएशन मीनिंग देयरबाय तय हो गई बात, इतना पैसा निकाला जाएगा, ठीक है ना। आपने सबसे पहले क्या होगा, ये बजट जब हम लोग पढ़ेंगे 112 में तब ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले आप घर में भी क्या करते हैं, मांग प्रस्तुत करते हैं, और यही देश के स्तर पर होगा। सबसे पहले मांग प्रस्तुत होगी, और घरों में भी सबसे पहले मांग प्रस्तुत नहीं होती, बल्कि आप एक जनरल ब्रीफ घर वालों के सामने रखते हैं कि हम जाते हैं और बड़ा दिक्कत होती है, स्कूटी चाहिए, ऐसा वैसा, समय लगता है, मिलती नहीं है, सवारी नहीं मिलती, लेट हो जाते हैं। ये जनरल ब्रीफ है अपनी आवश्यकताओं का। उसके बाद आप अनुदान की मांगे प्रस्तुत करते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, ठीक है। फिर आपके ठीक है, यही आपका जब प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होगा तो जनरल ब्रीफ आता है। वित्त मंत्री आती है इसलिए निकलना क्योंकि इस समय लेडी हैं, निर्मला सीतारमन। वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे
कि हमें इतने पैसे चाहिए और इसलिए चाहिए, वो उनका बजट भाषण बोला जाता है। वो जनरल ब्रीफ है। जनरल ब्रीफ के बाद अनुदान की मांगे, जैसे आप प्रस्तुत करते हो घरों में, फिर वो बताते हैं इसमें काम के लिए हमें इतने पैसे चाहिए, इस काम के लिए इतने पैसे, फिर डिस्कशन होता है जैसे घर वाले करते हैं कि भाई इतना नहीं, इसमें इतना में काम चल जाएगा, ठीक है। फिर अनुदान की मांगे आई, फिर बात तय हो गई कि चलो अच्छा ठीक दे देंगे। ये विनियोग विधेयक आया, दे देंगे, बाद फिर एक्चुअल रियलाइजेशन होता है, निकाल कर दिए, ठीक है ना। तो विड्रॉल ऑफ द मनी वो है, और विनियोग विधेयक तय हो गया, ये है, ठीक है ना। तो विनियोग विधेयक, इसे भी हम क्या मानेंगे, मनी बिल, ठीक है। उसके बाद कहता है किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। ऑलरेडी जो भारत की संचित निधि पर भार घोषित किए गए व्यय हैं, उनकी रकम को बढ़ा रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति का वेतन है, आप कल बढ़ा दें तो भारत की संचित निधि पर भार बढ़ेगा ना, वो तो भारत की संचित निधि पर भार है। या कोई व्यय, आपका पार्लियामेंट को ये ताकत दी गई कि कोई व्यय वो इतना महत्वपूर्ण समझते कि भारत की संचित निधि पर भारित घोषित कर दे, तो उसके लिए जो वो बिल लाएगी वो भी मनी बिल माना जाएगा, ठीक है। फिर कहता है उपखंड का से उपखंड चा में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषांगिक कोई विषय, आनुषांगिक क्या का क्या मतलब है, यानी जैसे टैक्स लगाया, ठीक है, तो टैक्स व्यापार की संपूर्ण इनकम पर लगेगा, टर्नओवर पर लगेगा, ठीक है। जैसे हमने आप व्यापार पर लगाया टैक्स, तो किस पर लगेगा, संपूर्ण व्यापार का जो टर्नओवर है उस पर लगाएंगे हम, ठीक है। या व्यापार से जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर लगाएंगे, ठीक है। उसका पेमेंट कौन करेगा, परचेजर करेगा, मैन्युफैक्चरर करेगा, रिटेलर करेगा। ये आनुषांगिक विषय हैं उपरोक्त विषयों के। तो उपरोक्त विषयों का कोई आनुषांगिक विषय एंसिलरी सब्जेक्ट टॉपिक है, तो उसके संबंध में अगर कोई कानून आता वो भी मनी बिल मानेंगे। अब ये सब बातें तय करने की हो सकती है कि ये मनी बिल है या नहीं है। इसीलिए आगे कहेगा आपका, ये देखें 110 वो सबसेक्शन 3, हाँ, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। यह तय करने की बात हो सकती है, ठीक है ना, कि साहब जो है ये विषय उपरोक्त विषयों का आनुषांगिक विषय है या नहीं है। अगर है तो मनी बिल है, तब राज्यसभा की ताकत सीमित, और नहीं है तो फिर राज्यसभा कोऑर्डिनेट ताकत में है। और इस पर कौन तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जुडिशरी तय नहीं करेगी, इस पर लोकसभा का विनिश्चय, लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा, बिकॉज इट इज अ, ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑफ द हाउस, ये हाउस का ट्रांजेक्शन है, और विधायिका अपने में सर्वोच्च है। विधायिका भी राज्य का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना महत्वपूर्ण जुडिशरी है। कोई किसी के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है ना। और फिर आगे भी उसने कहा, जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को पारित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण प्रस्थांकित होगा कि वह धन विधेयक है। ये गलतियों को दूर करने के लिए लिखा गया है, ताकि राज्यसभा इस भुलावे में न रहे कि विद इन 14 डेज उसे इसे वापस नहीं करना है, उसके पास 14 दिन से ज्यादा का समय है इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए। राज्यसभा को ऐसी कोई भ्रम की स्थिति न रहे, इसलिए लोकसभा जब राज्यसभा के पास भेजेगी धन विधेयक को, तो एक सर्टिफिकेट लोकसभा अध्यक्ष का उस पर लिखा हुआ होगा कि यह धन विधेयक है, मीनिंग देयर बाय यू मस्ट रिटर्न इट, ठीक है ना,
विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 14 डेज, आप इसे 14 दिन में वापस करें। इसलिए, और यही स्थिति राष्ट्रपति के समक्ष रहेगी कि 111 के समक्ष, 111 के अंतर्गत जब उनकी अनुमति और हस्ताक्षर के लिए उसे उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि राष्ट्रपति को यह समझ रहे कि मामला अर्जेंट है, क्योंकि ये पैसों से जुड़ा मसला है और पैसा जरूरी, पैसा सब कुछ न हो, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, उसके बिना कामकाज नहीं चलता। ठीक है, पैसा बहुत कुछ है, और हमें तो यह भी लगता है कि अगर पैसा नहीं रहा तो आप ईश्वर को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें तो लगता है कि पैसा, इसके बाद ईश्वर आता है। अच्छा, ऐसा ही क्यों हुआ कि राजाओं ने ईश्वर को प्राप्त किया, आपने क्यों नहीं कर लिया? भाई आपने क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आप ईश्वर की तलाश में निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ईश्वर की तलाश में तब निकलेंगे जब आपको यह लगेगा कि सांसारिक वस्तुएं कोई हों आपको सुख नहीं दे सकती, सुख किसी और चीज का नाम है, तभी निकलेंगे ना। तो जब तक आपके पास पैसे नहीं है तब तक ये भाव मन में आएगा ही नहीं, तब तक तो आपको ये लगता रहेगा कि पैसे होते हैं तो हम सुखी हो गए होते। जिनके पास पैसे बहुत हैं वे ही पैसे की निस्सारता को समझ सकते हैं, आप पैसे की निस्सारता को नहीं समझ सकते। इसीलिए इसी को कहा जाता भूखे भजन न होए गोपाला। ठीक है, भूखे पेट भजन नहीं होता। और इसी को लोग कहते हैं कि भगवान लास्ट लग्जरी ऑफ द लाइफ है, वो लास्ट लग्जरी है। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति को यह समझ रहे कि मामला महत्वपूर्ण है, मनी बिल है, देश के वित्तीय कामकाज के लिए जरूरी है, इसलिए इस पर लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र रहेगा, ये मनी बिल है। अब ये बताया कि मनी बिल क्या है, ये भी बताएंगे कि मनी बिल क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि शंकाओं को दूर करने के लिए जरूरी यह होता है कि आपको यह बताया जाए कि कौन क्या है, और यह भी बताया जाए कि कौन क्या नहीं है, दोनों बातें। इसलिए आपका देखेंगे तो कहता है सबसेक्शन 2, कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा, केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों के लिए या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों का, यानी लाइसेंस के लिए फीसों का, या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है। अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। उसने ये भी कहा कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक मान लिया जाए नहीं कि वो जुर्मानों का उपबंध करता है, तो आईपीसी धन विधेयक बन जाएगी। ठीक है ना, या अन्य शास्त्रियों का प्रतिकर संबंधी या क्षतिपूर्ति संबंधी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी धन विधेयक बन जाएगा। ठीक है ना, इसलिए बताना जरूरी है कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि उसमें जुर्मानों का उपबंध है, उसमें अन्य शास्त्रियों का उपबंध है, या उसमें फीसों को लिए जाने का उपबंध है। वो फीस किसी लाइसेंस को देने के लिए ली जा रही है या किसी सेवा के बदले ली जा रही है। आप फीस और टैक्स का जो बेसिक अंतर होता है उसे समझ लीजिए। टैक्स और फीस, इसका बेसिक अंतर क्या है? अन्य अंतर भी हैं, वो प्रासंगिक है, वो यथास्थान बताए जाएंगे, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के बीच वो ये होता है कि टैक्स आपसे लिया जाएगा और उसके अगेंस्ट पर्टिकुलरली, विशेष रूप से आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, उससे समाज का भला किया जाएगा और सोसाइटी के मेंबर के रूप में आप भी उससे लाभान्वित होंगे। लेकिन आप ये मांग नहीं कर सकते कि हमसे टैक्स लिया तो हम ही को ये सुविधा दो, ये मांग नहीं होगी। आपसे इनकम टैक्स लेंगे, उससे अस्पताल बनवाएंगे, आप भी जाओ, अन्य लोग भी जाएंगे।
आप ये नहीं कहोगे मेरा अस्पताल है हम ही जाएंगे, ये नहीं। टैक्स सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए राज्य के द्वारा लगाया जाता है, और जो टैक्स के प्रोसीड्स हैं वो सिर्फ टैक्स पेयर्स के लाभ के लिए उपयोग किए जाए, ये स्थिति नहीं होती। फीस इसके साथ ये नहीं होता। फीस अगर लगी है तो जिसने फीस ली है उसे आपको कोई ना कोई सुविधा देनी होगी। जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस दी तो ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। आपने वकील साहब को फीस दी तो उन्हें आपका मुकदमा लड़ना होगा। फीस सर्विस के अगेंस्ट है, और फीस को जो देने वाला है उसे कोई ना कोई सेवा देनी होगी, वेदर इट इज ए गवर्नमेंट और अ प्राइवेट पर्सन, कोई हो, ठीक है ना। और टैक्स में ऐसा नहीं होता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टैक्स एंड फीस। तो कहता है कि कोई विधेयक केवल इस कानून धन विधेयक नहीं है कि उसमें जुर्मानों का उपबंध या अन्य धनीय शास्त्रियों, शास्त्री की अंग्रेजी क्या पेनाल्टी, एंड अदर टाइप ऑफ पिक्यूनरी पेनाल्टीज आर प्रोवाइडेड इन दैट एक्ट। केवल इसलिए उसे धन विधेयक मान ले, ये नहीं होगा। केवल इसलिए कोई चीज धन विधेयक नहीं है। उसमें फीसों के पेमेंट के लिए उपबंध है, इसलिए नहीं, ठीक है। उसमें फीसों के पेमेंट के लिए उपबंध है, और भारत की संचित निधि से निकलना है धन विधेयक। केवल इस कारण धन विधेयक नहीं, ठीक है ना। ऊपर की चीजों में से कोई है वो भी सकता है, केवल इस कारण धन विधेयक नहीं। या स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी हमने आपसे बात की थी कि जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, जो स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन इसको करने के लिए किन्हीं अधिनियमों के अंतर्गत संगठित निकाय हैं, उन्हें हम स्थानीय प्राधिकारी कहते हैं। जिला पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका है, ये स्थानीय स्वशासन करते हैं। और जब स्थानीय स्वशासन करेंगे तो इन्हें पैसों की जरूरत तो इन्हें भी होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अनुदान दे दे वो बात अलग है, लेकिन इन्हें अपनी आय स्वयं उत्पन्न करने का हक ये भी होना चाहिए। तो उन्हें विभिन्न कर लगाने की इजाजत उन अधिनियमों में दी जाती है जिन अधिनियमों के अंतर्गत उनका संगठन होता है। जैसे आप पे हाउस टैक्स लगता है, वाटर टैक्स लगता है, ठीक है ना। तो हाउस टैक्स है, लेकिन वो नगर निगम द्वारा लगाया गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं लगाया गया। इसलिए 110 सबसेक्शन 2 इसके अंतर्गत उसे धन विधेयक नहीं माना जाएगा। उसे मीनिंग देर भाई न तो नगर निगम को संगठित करने वाले अधिनियम को, और न नगर निगम जो प्रस्ताव लाएगा हाउस टैक्स को लगाने, उसे बढ़ाने, उसे घटाने आदि के संबंध में, उसे भी धन विधेयक नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो धन विधेयक क्या है और धन विधेयक क्या नहीं है, दोनों बातें क्लियर हुई। अच्छा, और आप ये खूब समझ लें कि वेदर इट इज ए फाइनेंस बिल और मनी बिल, इट मस्ट बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगर ऐसा न हो तो 110 के लास्ट में वो ये नहीं लिखते कि 111 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति और हस्ताक्षर के लिए उसे प्रस्तुत किया जाएगा तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का यह प्रमाण पत्र कि यह धन विधेयक है पृष्ठांकित किया जाएगा, यह लिखा नहीं होता। इससे यह ध्वनित है कि यह मनी बिल है, इसके बाद भी राष्ट्रपति के समक्ष सिग्नेचर के लिए जाएगा। और वित्त विधेयक वो तो सामान्य विधायी प्रक्रिया से अलग है ही नहीं, तो वो तो जाएगा ही जाएगा। यानी 111 में राष्ट्रपति दोनों के संबंध में जब अनुमति देंगे तभी वो अधिनियम के रूप में सामने आ पाएगा, और तभी उसके मुताबिक काम करने का हक ये गवर्नमेंट को मिलेगा। अब राष्ट्रपति के पास
जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया तो वो अनुच्छेद 111 में अपनी सहमति देंगे, इतना तो तय है। लेकिन क्या सहमति देने के लिए विवश हैं, बाध्य हैं? क्या उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है कि सिर्फ अनुमति दें? अब देखिए, फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 111 में एक खूबसूरत समन्वय आपको दोनों बातों का दिखाई देगा, एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट और दूसरा आवश्यकता, दोनों बातें। क्या कहता है देखें, अनुच्छेद 111 में कहता है जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। बस यहीं पर रुक गए। अनुमति देता है, बात खत्म हो गई, तब तो दे ही दी, फिर तो बात ही खत्म हो गई। और अनुमति रोक ली, तब भी बात खत्म हो गई। हमने आगे कुछ किया ही नहीं, रोक ली। भाई रोक ली हमने, कुछ नहीं किया। इसी को राष्ट्रपति का जेबी वीटो कहा जाता है। यह आज तक उपयोग नहीं किया है, आज तक राष्ट्रपति ने इसका उपयोग नहीं किया है। इससे आपको खूब पूछा जाता है प्री में कि राष्ट्रपति का जेबी वीटो ये किस आर्टिकल में? यही अनुच्छेद 111 में जेबी वीटो है उनका। या तो अनुमति देता है, घोषित करेगा, या तो अनुमति देता है या रोक लेता है। अब रोक ली, कुछ नहीं किया। अब एक तीसरा कोर्स भी अपना सकते हैं राष्ट्रपति। अब वो तीसरा कोर्स क्या है? परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनः स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। और जब वह विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं रोकेगा। एक खूबसूरत समन्वय सारी चीजों का आप देखेंगे। दो कोर्स ओपन हुए राष्ट्रपति के समक्ष। पहला कोर्स अनुमति दे दी, बात ही खत्म, अब तो कोई समस्या नहीं बची। दूसरा अनुमति रोक ली। तो अनुच्छेद 111 में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि अनुमति रोके जाने की स्थिति में राष्ट्रपति को ये काम और करना पड़ेगा या ये कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना होगा। कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, अगर उन्होंने अपनी अनुमति रोक ली है तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ लिखा ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को संविधान के निर्माण की ताकत नहीं है, अर्थान्वयन की ताकत है। और अर्थान्वयन तो उसका होगा जो लिखा है। जब कुछ लिखा ही नहीं तो अर्थान्वयन किसका होगा? ठीक है, तो कुछ नहीं हो सकता। और यह ताकत ब्रिटेन में सम्राट को भी है। उन्होंने भी बहुत लंबे समय से इसका उपयोग नहीं किया है, इसलिए माना जाता है कि वो डिसयूज हो गई है, खत्म हो गई है। खत्म हो गई ये नहीं, वो डिसयूज में है, उसका उपयोग नहीं हो रहा, नियर अबाउट टू डेड हो गई है। यहां भी आज तक नहीं किया, लेकिन ये जेबी वीटो है उनका, रोक ली। ना हमने मना किया ना हमने दी, कुछ नहीं किया। एक तीसरा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वो भी अपना सकते हैं, वो परंतु लिखा है, परंतुक है। और परंतुक में उन्होंने ये लिखा कि राष्ट्रपति तीसरा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ये अपना सकते हैं कि वो विधेयक के उपबंधों पर पुनः विचार करने के लिए संसद के सदनों को लौटा दें, संसद के दोनों सदनों को लौटा दें। ठीक है, पुनः विचार करने के लिए
ये क्यों रखा गया? हमने कहा ना, जितने उपबंध है सब जरूरत के लिए, किसी को अधिकार देना इसका उद्देश्य नहीं है। इसलिए रखा गया कि मान लीजिए गवर्नमेंट, राष्ट्रपति तो गवर्नमेंट के हेड हैं, उन्हीं के मंत्रिमंडल ने पास कराया, ठीक है ना। और वो ये भी जानते हैं कि उनका जो मंत्रिमंडल है सदन में बहुमत में है, वो चाहेंगे तो दोबारा भी पास हो जाएगा, और दोबारा पास होगा तो हमें अनुमति देनी ही होगी, क्योंकि लिखा है अनुमति नहीं रोकेगा। तो फिर वो रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को भेजेंगे ही क्यों? ठीक है ना। ये बेकार की बात होगी ही क्यों? जरूरत। मानिए दोनों सदनों से गलती हो गई और पारित कर दिया, और बाद में वो गलती ध्यान में आ गई कि ये गड़बड़ हो गई। या जिस समय पास कर रहे थे उस समय फैक्ट सिचुएशन देश की कुछ थी, और जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आया तब फैक्ट सिचुएशन कुछ हो गई। तो अगर राष्ट्रपति को वापस भेजने की ताकत नहीं होगी तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। या तो राष्ट्रपति अनुमति दे या रोक लें, और रोक लें तो पारित करने में जितने पैसे खर्च हुए वो सब घुस गए भाई, उनका क्या तो बेकार हो गया था। इसलिए ये बात रखी गई कि राष्ट्रपति को एक ताकत दी गई कि सोचिए भाई, जब राष्ट्रपति के ही मंत्रिमंडल ने उसे पास कराया तो फिर आखिर ये ताकत वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे ही क्यों? ठीक है। तो और जबकि ये भी जानते हैं कि पास होकर दोबारा भी आ जाएगा क्योंकि उनका मंत्रिमंडल बहुमत में है। तो फिर एक ही बात समझ में आती है कि इसलिए ताकत दी गई कि अगर फैक्ट सिचुएशन में बदलाव आया है, ठीक है ना, देश की स्थिति उस समय कुछ थी और अब कुछ हो गई, या कोई ऐसी गलती हो गई जिसे सुधारा जाना उचित है, तो फिर राष्ट्रपति के पास एक ताकत दी, वो रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस कर देंगे, और पार्लियामेंट के दोनों सदन रिकंसिडर करेंगे, और जो संशोधन अगर उन्होंने सुझाए हैं तो उन संशोधनों को स्वीकार करते तो दोबारा संशोधनों सहित या बिना संशोधनों के जब उनके पास भेजेंगे फिर अनुमति नहीं रोकेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति देश के रियल हेड नहीं है, टाइट्यूलर हेड, ठीक है, वो डायरेक्ट जनता से नहीं चुने हुए, इसे दोबारा नहीं रोकेंगे। क्या इस ताकत का उपयोग हिंदुस्तान में हुआ? ठीक है, एक बार जब कांग्रेस ने डाक तार से संबंधित एक कानून पारित किया था, और वो कानून गवर्नमेंट को यह हक देता था कि वो किसी की भी चिट्ठी पत्री खोल सकते थे, ठीक है, 6-7 आधार उसमें दिए थे कि भारत की एकता और अखंडता के हित में और फलाना ढिमाका, 7-8 उसमें ग्राउंड थे, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ चला जाएगा ऐसा लगता था। तो राष्ट्रपति ने इस अधिकार का उपयोग किया ये तो नहीं कहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसमें क्या किया था, न तो अनुमति दी न वापस भेजे, क्योंकि वापस भेजना तो किसको भेजोगे? सदन को, संसद के दोनों सदनों को, ठीक है, वापस भेजो तो उन्हें भेजो, और ना विदंड की या रोक लेते अनुमति, ऐसा भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया, लॉ मिनिस्ट्री जो उन्हीं की मानी जाएगी, भाई वो लॉ मिनिस्ट्री तो उन्हीं की है, कार्यपालिका प्रमुख तो वही हैं, उन्होंने अपने लॉ मिनिस्टर से कुछ क्लैरिफिकेशंस मांग लिए, ठीक है ना। हालांकि ये लिखा नहीं है संविधान में कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ये भी नहीं लिखा है, और क्योंकि लॉ मिनिस्टर उन्हीं का सबऑर्डिनेट है तो कोई अपने सबऑर्डिनेट से कुछ पूछ सकता है, इसमें भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं लगती। तो राष्ट्रपति ने पूछा, और पूछा तो दोबारा गवर्नमेंट ने इंसिस्ट नहीं किया, यानी क्लैरिफिकेशन नहीं भेजे, ना कुछ किया, ऐसे ही पड़ा रहा मसला, और वो लैप्स हो गया विधेयक, ठीक है ना। जब लोकसभा भंग हो गई तो लैप्स हो गया, ठीक है ना भाई, 107 में लिखा है लैप्स हो गया, तो आपका व्यपगत हो गया विधेयक। एक बार दोबारा जब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, इसीलिए गठबंधन सरकारें अच्छी नहीं होती, गठबंधन सरकारों की अपनी मजबूरियां होती,
एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति थे। और आपको बताया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे कि जया बच्चन जो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्षा थी और उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना था और यह संसद की सदस्यता के अयोग्य हो गई थी। लेकिन कोलाइशन में जो रूलिंग कोलाइशन था उसमें बहुत सारे सदस्य ऐसे थे जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे थे। अंततः जो सत्तारूढ़ गठबंधन था उसे उन ऑफिसर्स को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परिभाषा से बाहर करने वाला विधेयक लाना पड़ा और आपको बताया था कि संसद ऐसा विधेयक ला सकती है। तो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस किया, लेकिन वो फिर पारित होकर पहुंचा क्योंकि कोलाइशन की अपनी मजबूरियां होती है और फिर वो दोबारा पारित हुआ। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को ये जो ताकत दी गई है, एक तो उनके पास जेबी वीटो, अगर उन्होंने जेबी वीटो का इस्तेमाल किया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यद्यपि आज तक नहीं किया है जेबी वीटो का इस्तेमाल, क्योंकि उन्होंने भेजा तो अपने सबॉर्डिनेट से क्लैरिफिकेशन मांगे ना, सदन को तो नहीं भेजा। और एपीजे अब्दुल कलाम ने भेजा तो अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जेबी वीटो का इस्तेमाल थोड़ा ना किया कि रोक लिया होता फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अगर रोक लिया होता तब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तब वो विधेयक तो खत्म होता ही। हाँ, दोबारा से वही पास कर देते, वो एक बात अलग होती, लेकिन वो वीटो तो अगर इस्तेमाल होता तो वो विधेयक तो खत्म हो ही जाता। तो ये ताकत जो राष्ट्रपति को दी गई ये समयोचित है और देश के हित में इसका उपयोग किया जा सके इसके लिए दी गई है। ये किसी की गरिमा की रक्षार्थ कुछ नहीं। तो गरिमा की रक्षार्थ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं है कि साहब किसी को बहुत वो बड़ा आदमी है इसलिए कोई हक दे दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। सब जरूरतों का खेल है। शेष चर्चा हम लोग कल कर लेंगे, देख लेंगे।